चैप्टर 1 तनु का परिवार। ओ गॉड, आज फिर देर हो गई है। पक्का कॉलेज में देर हो जाएगी। लेकिन मम्मी ने आज उठाया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी तनु ने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया, मम्मी मम्मी, आज आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? देखिए 8 बजे बज गए। अभी 9 बजे बजे कॉलेज भी पहुंचना है। अभी मैंने नहाया नहीं है। ओह, कैसे मैं इतनी दूर कॉलेज समय पर पहुंच पाऊंगी। तनु जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और आड़ा तिरछा बिस्तर समेटने लगी। फिर जैसे ही पलटी तो उसे अपने सामने उसे ही घूरती हुई मिताली जी नजर आई, जिन पर नजर जाते ही तनु ने वापस तकिया उठाकर ठीक से जमाया और जल्दी जल्दी चादर फोल्ड करके रखा और सारा बिस्तर सलीके से जमा दिया। मिताली जी को देखते ही तनु जैसे जम ही गई थी। उसे पता चल गया था आज तो ज्वालामुखी फटने वाला है। अब तो जल्दी से भाग बेटा, उसने मन में सोचा और मिताली जी से कहा, मम्मी मैं तो बस आपसे पूछ रही थी कि आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठा दिया, और मैं वह बिस्तर जमा रही थी ना। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। तनु की बात सुनकर मिताली जी हाथ मटका कर बोली, वाह बेटा, कर लो बातें। सुबह से 8-10 बार उठाने आ गई, मगर मजाल है कि आप बिस्तर छोड़कर उठे। वैसे कौन सा सपना देख रही थी आप? इतना मुस्कुरा रही थी, इतना उठाने पर भी नहीं उठी। तनु जल्दी जल्दी अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। अरे मम्मी डार्लिंग, आपका होने वाला दामाद है, जो सपनों में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, उसे ही देख रही थी। अच्छा छोड़ो, आप भी ना कभी नहीं सुधरोगी। इतनी गप्पे मारती हो ना कि मैं कॉलेज जाने में भी लेट हो जाऊंगी। अब जल्दी नहाने दो, वरना कॉलेज के प्रोफेसर जो है वह एक खड़ूस ससुर की तरह कॉलेज में मेरा जीना हराम कर देंगे। फिर दोनों माँ बेटी ठहाके मार के हंस पड़े। जल्दी जल्दी कपड़े निकालकर तनु सीधे वॉशरूम की तरफ दौड़ कर गई। बस 5 मिनट में ही फटाफट नहाकर निकल आई और जल्दी रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गई। डाइनिंग टेबल पर तनु के डैड प्रशांत जी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। साथ में उसका छोटा भाई मोहित भी बैठा हुआ था, जो जूस पी रहा था। जूस पीते पीते मोहित ने बोला, दीदी क्या बात है, आज तो आप बड़ी जल्दी नाश्ता करने आ गई। आज तो पक्का आप कॉलेज टाइम पर ही पहुंच जाओगी। खिड़की से जरा बाहर देखो, हॉर्न की आवाज सुनाई दी कि नहीं? आपकी बेस्ट फ्रेंड पता नहीं कब से हॉर्न बजा रही है। अरे यार, पता नहीं कितनी जल्दी टाइम हो गया। सब मम्मी डार्लिंग की गलती है। उन्होंने ही आज मुझे समय पर नहीं उठाया। आज तो मैं उन्हीं के कारण लेट हुई हूँ, झुंझलाते हुए तनु ने कहा और जल्दी जल्दी उठाकर जूस पीने लगी। ये सुनते ही मिताली जी बोली, अच्छा जी, एक तो तुम्हें आधे घंटे से उठा रही थी, समय से ब्रेकफास्ट भी चाहिए, बनाते बनाते 3-4 बार तुम्हें उठाने गई, फिर जूस बनाया, उसके बाद फिर उठाने गई। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे कान के पास अलार्म लगाया, उसके बाद भी तुम नहीं उठी। कुंभकर्ण की रिश्तेदार खुद तो पड़ी पड़ी सपने देख रही थी, नाम मेरा लगा रही है। उद्धरण चिन्ह। अभी भी कह रही हूँ, सुधर जाओ। थोड़ा समय पर उठो, अब कॉलेज के 3rd ईयर में पहुंच गई हो। थोड़ा घर का कामकाज भी देखो, मगर नहीं, तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं है। उठती हो तो कॉलेज भाग जाती, फिर कभी सहेली के यहाँ चली जाती हो, तो कभी मूवी तो कभी गार्डन। इतनी बड़ी हो गई, पर अभी तक समय पर उतना नहीं सीखा है। जब शादी हो जाएगी तो कैसे करोगी? अरे मम्मी डार्लिंग, चिंता मत करो, ऐसा दामाद ढूंढ दूंगी जो आपको भी खाना खिलाएगा और मुझे भी अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगा। ऐसा बोलते हुए तनु ने जल्दी जल्दी सैंडविच को रेप करके फाइल पेपर में रखा, हाथ में पकड़ा और अपना कॉलेज बैग लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजे की ओर पहुंचकर वह रुकी और मिताली जी की तरफ देखते हुए एक आंख मारी और सभी को बाय बोलते हुए बाहर की तरफ भाग गई। मिताली जी डाइनिंग टेबल में अपने लिए प्लेट में नाश्ता निकालते हुए प्रशांत जी से बोली, देख रहे हैं ना आप इसकी हरकतें, आप बोलते क्यों नहीं? कितना समझाती हूँ, मगर सुधरने का नाम ही नहीं लेती है ये लड़की। इसका बचपना अभी तक नहीं गया। आप ही इसे समझाए, थोड़ा घर का काम है, थोड़ा हमारे बिजनेस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मोहित अभी छोटा है, इसलिए उसका ध्यान अभी पढ़ाई में रहे तो ठीक है, पर तनु को हमारी बिजनेस के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। नाश्ता करते करते मिताली जी मोहित से बोली, तुम्हारी बस भी आने वाली है, जल्दी बैग पैक करो, पापा तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देंगे। मोहित नाश्ता करके डाइनिंग टेबल से उठा और अपने रूम में बैग लेने चला गया। मोहित के जाते ही प्रशांत जी मिताली जी से बोले, हमारा बिजनेस दिन ब दिन डूबता जा रहा है। मैं बहुत संभालने की कोशिश कर रहा हूँ,
पर लगता है जल्दी हमें यह मकान छोड़कर भी छोटे मकान में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं इस मकान के पेपर भी रेडी करवा रहा हूँ, जैसे ही अच्छे दाम में बिक जाएगा हम छोटे मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चों को थोड़ा समझा देना, कहना दादी के पुश्तैनी घर में कुछ दिनों के लिए रहने जा रहे हैं। ये पुश्तैनी मकान है, छोटा सा है मगर उसी में रहना है। मिताली जी प्रशांत जी से बोली, आप चिंता मत करिए, आपकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जो किसी से भी छुपी नहीं है। आप बिजनेस को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए, भगवान ने चाहा तो सब फिर से पहले पहले जैसा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह, क्या प्रशांत जी का बिजनेस डूब जाएगा या फिर से उनका बिजनेस ठीक हो जाएगा और वह सभी फिर इसी बड़ी मकान में रहेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ड विथ यू के अगले चैप्टर से। हेलो दोस्तों, यह मेरा पहला उपन्यास है। इसका पहला चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसका मुझे इंतजार रहेगा ताकि मैं अपने उपन्यास में सुधार कर सकूं। आपकी अनुश्री। चैप्टर 2, तनु की मोंटी से मुलाकात। मिताली जी और प्रशांत जी बात ही कर रहे थे तभी मोहित अपना बैग लेकर आ गया और आते बोला, पापा चलिए जल्दी चलते हैं, बस आने वाली होगी, 8:45 होने वाला है। प्रशांत जी नाश्ता कर चुके थे, टेबल पर से नैपकिन उठाया और हाथ पोंछकर उठने लगे। भारी मन से उन्होंने मिथिला जी को देखा तो मिथिला जी ने भी आंख झपकाकर कर उन्हें सब ठीक है, मैं संभाल लूंगी का इशारा किया। मिथिला जी भी डाइनिंग टेबल से उठी और प्रशांत जी का बैग लेकर उन्हें दिया और दोनों को दरवाजे तक छोड़ने आई। मोहित ने हाथ हिलाकर मिथिला जी से बाय कहा और प्रशांत जी के साथ कार में बैठकर निकल गया। प्रशांत जी ने मोहित को बस स्टैंड छोड़ा और वहीं बस का इंतजार करने लगे। ऐसे देखकर मोहित ने कहा, पापा आप भी ना, मैं बस में ही जाऊंगा और किसी के साथ नहीं चला जाऊंगा। मैं बड़ा हो गया हूँ, क्लास 10th में आ गया हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। जाए अच्छे बच्चों की तरह आप ही ऑफिस चले जाए। उद्धरण चिन्ह। इस पर मुस्कुराते हुए प्रशांत जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों पर भरोसा है। फिर भी तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाता देखता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। तुम चिंता मत करो, जब बस आ जाएगी और तुम बैठ जाओगे तो मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा। मोहित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप भी ना, बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ते नहीं हैं। लो बस भी आ गई, मैं जा रहा हूँ और आप भी अपने ऑफिस चले जाए। ओके बाय, शाम को मिलते हैं। मोहित को बाय करते हुए प्रशांत जी भी अपने ऑफिस की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ तनु हाथ में सैंडविच लिए जल्दी से शिल्पा की गाड़ी में बैठी। उसने जल्दी से शिल्पा के कुछ बोलने से पहले ही सैंडविच का एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। तनु ने मुस्कुराते हुए शिल्पा से कहा, मुझे इतने प्यार से मत देख मेरी शिल्पा, चल गाड़ी चला, कॉलेज को देर हो जाएगी। शिल्पा ने भी सैंडविच खाते हुए बड़े गुस्से में तनु से कहा, तेरे कारण रोज कॉलेज एकदम गिरते पड़ते पहुंचते हैं, कल से ना तू खुद आया कर, मैं तुझे लेने नहीं आऊंगी। शिल्पा ने भी सैंडविच खाते हुए कहा, अरे प्यारी शिल्पा, सामने देखकर गाड़ी चला, मेरे बगैर तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है और तू ना मेरे बगैर जाने की सोचना भी मत, वरना तेरे जितने भी राज है ना सब तेरी मम्मी के सामने जाकर उगल दूंगी। शिल्पा ने भी गुस्से में और तेज गाड़ी चलाते हुए कहा, साली मुझे ब्लैकमेल करती है, जब कल से तो तेरे को लेने ही नहीं आऊंगी। इतनी सुबह जल्दी उठती हूँ, तैयार होती है, 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद तुझे लेने आती हूँ, लेकिन तू यहाँ पर तैयार नहीं मिलती, खुद लेट करती है और मुझे ब्लैकमेल करती है। तनु ने धीरे से शिल्पा के स्टॉल में अपने हाथ पोंछे और मुस्कुराते हुए दोनों हाथ शिल्पा के कंधे पर लटकाकर उससे चिपकते बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर मेरी प्यारी शिल्पा, साली तो नहीं अपनी भाभी ही बना ले। तेरा तो कोई भाई नहीं है, कोई कजिन है तो वही बता दे यार। देख मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है, बस एक ही साल बचा है, तेरे भाई को पटा लूंगी और तुझे बैठे बिठाए मेरे जैसी भाभी भी मिल जाएगी। तनु ने फिर आंखें मटकाते हुए कहा, कितना अच्छा होगा, तेरी जैसी ननंद मिलेगी जिसे खाना भी पकाना आता है, गाड़ी भी चलानी आती है, बाहर जाकर सब्जियां लेनी भी आती है और मम्मी को भी पटाना आता है, कितनी अच्छी जोड़ी रहेगी हम दोनों की। तभी शिल्पा ने कॉलेज के एंट्रेंस पर जोर से ब्रेक लगाते हुए कहा, अरे ओ शेख चिल्ली, दिन में सपने देखना बंद कर कॉलेज आ गया है, चल जल्दी कर, आज क्ले मॉडलिंग की क्लास है, तुझे याद है ना? क्ले रख कर लाए है ना बैग में, कि वह भी सपनों के साथ घर में ही भूल आई। उद्धरण चिन्ह। तनु जल्दी से गाड़ी से उतरी और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग लाई हूँ, तू डर मत,
जो भी प्रोफेसर बनाने देंगे ना, उसमें तेरी पूरी मदद करूंगी। चल अब जल्दी चल। शिल्पा गाड़ी स्टैंड की तरफ लगाने चली गई और तनु अपने बैग में अपना सामान चेक कर रही थी। तभी उसे सीटी की आवाज सुनाई दी और किसी ने कहा, लड़की होकर लड़की को डालें तो फिर हमें क्या बोलेगी। तनु गुस्से में पीछे पलटी तो देखा मोटरसाइकिल में दो लड़के बैठे थे। सामने का लड़का बहुत ही हैंडसम था और आंखों में गॉगल लगाए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था, और दूसरा लड़का, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने अपना मुंह पहले वाले लड़के की पीठ में टिका के रखा था। तनु उसके पास आई और बोली, ओ मिस्टर हैंडसम, जरा अपनी जबान को संभाल के रखो, यदि मेरा हाथ फिसल गया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। उस लड़के ने भी जवाब दिया, माफ कीजिएगा, आप क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो यहाँ लोकेशन देख रहा था, मुझे कहीं जाना था। उसकी बात सुनकर तनु को गुस्सा आ गया और वह उसके और करीब आकर उसके कॉलर को पकड़ कर बोली, अच्छा बेटा, अभी मुझे उल्टा पुल्टा बोल रहे थे और अब सीधे बन रहे हो। तुम्हारे जैसे लड़कों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़की देखी नहीं जबान फिसल जाती है, और जब लड़की के हाथ में जूती देखते हैं तो बहाना मारने लगते हैं। उस लड़के ने भी धीरे से उसका हाथ अपने कॉलर से हटाया और कहा, देखिए, मैं आपको कह चुका हूँ, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, मैं यहाँ किसी का एड्रेस ढूंढने के लिए खड़ा था, ना कि आपको देखने के लिए। तभी दूर से शिल्पा ने तनु को आवाज देते हुए कहा, तनु जल्दी कर, वहाँ क्या कर रही है, इधर आ, देर हो रही है क्लास में। तनु ने जाते जाते गुस्से में उस लड़के से कहा, दोबारा यदि मेरे सामने उल्टी सीधी हरकतें की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं क्लास में लेट हो रही हूँ इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, आगे से इस तरह की कोई हरकत मत करना। उद्धरण चिन्ह। तनु के जाते ही उस लड़के की मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए लड़के ने हंसते हुए उसकी पीठ को ठोंकते हुए कहा, यार मोंटी, मुझे नहीं पता था वह झांसी की रानी है, नहीं तो उससे पंगा नहीं लेता। चल अच्छा हुआ आज ढाल बन के तू मेरे सामने था और उसका ध्यान मुझ पर नहीं गया, नहीं तो मेरी तो चटनी ही बना डालती है वह लड़की। और राजवीर जोर जोर से हंसने लगा। मोंटी ने गुस्सा होते हुए राजवीर से कहा, देख यार, इस तरह की हरकतें मत किया कर, मुझे ना लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल पसंद नहीं। आज ही मैं डेनमार्क से आया हूँ और तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। मैं कॉलेज इसलिए आया था कि शायद शिल्पा से मुलाकात हो जाए। बहुत साल हो गए, मामा जी से झगड़े के बाद सिर्फ शिल्पा ही है जिससे मैं फोन पर बात करता रहता था। अरे शायद उसका फोन नंबर चेंज हो गया है इसलिए 2 सालों से बात भी नहीं हो पाए। आज उसे यहाँ देखने आया था। चलो बहुत देर हो गई है, शायद आज वो कॉलेज नहीं आई है, हम लोग निकलते हैं, लोकेशन देखते हैं और चलते हैं वीर के घर, शायद वीर मिल जाए। राजवीर ने भी हामी भरते हुए का कहा, हाँ यार चल, सारे दोस्तों से तो आज ही मिलना है तुझे, इस तरह से कर रहा है जैसे आज ही वापस भी जाना है। मोंटी ने भी जिस तरफ तनु गई थी उसी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मिलना तो आज ही था सबसे, पर पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं। और उसने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कॉलेज से आगे निकल गया। हेलो दोस्तों, शायद आप एंजॉय कर रहे होंगे इस कहानी को और आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा, कौन है यह मोंटी? क्या यही है तनु के सपनों का राजकुमार? इसका और शिल्पा के पापा का क्या झगड़ा है? जानना नहीं चाहेंगे आप तो फिर जुड़े रहिए पॉकेट एफएम पर, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विद यू से। चैप्टर 3, तनु के पापा को आया हार्ट अटैक। शिल्पा और तनु लगभग दौड़ते हुए क्लास में पहुंचे। उनकी क्ले मॉडलिंग की क्लास चालू हो चुकी थी। वहां प्रोफेसर बेसिक बारीकियां बता रहे थे। उन्होंने जैसे ही शिल्पा और तनु को देखा तो चिल्लाकर उनसे क्लास के बाहर ही रुकने का कहा, जिस पर तनु रोने सा मुंह बनाकर कहने लगी, सर प्लीज आज आने दीजिए, कल से पक्का देर नहीं होगी आने में। प्रोफेसर ने उनकी ओर बगैर देखे ही कहा, कोई एक भी दिन बचा हो लेट आने से तो बताओ। अब सब बच्चे ये सीख जाएंगे और तुम दोनों ऐसे ही रहना। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने 8 में एडमिशन लिया। यहाँ सारे बच्चे पागल हैं क्या, जो रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करते हैं, समय पर आते हैं, और तुम दोनों आए दिन क्लास बंद करते हो और आते भी हो तो देर से आते हो। शिल्पा और तनु ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, सर प्लीज आज बस आने दीजिए, अब से देर नहीं होगी। आप भी जानते हैं आज की क्लास कितनी जरूरी है, यदि यह क्लास छूट गई तो हम किसी गधे का भी चेहरा नहीं बना पाएंगे।
प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो हम किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और तो और आपकी कितनी बदनामी होगी, ये हमसे सहन नहीं होगा। अभी कुछ सोचते हुए प्रोफेसर ने कहा, चलो अच्छा, आज आ जाओ, लेकिन आगे से देर हुई तो तुम दोनों को ही क्लास में अंदर आने नहीं मिलेगा, और प्रैक्टिकल में भी पास हो गया ये बहुत मुश्किल होगा। तनु ने धीरे से शिल्पा को आंख मारी और अपना हाथ से शिल्पा के हाथ को पकड़ते हुए क्लास के अंदर आ गई। फिर दोनों ध्यान से क्ले मॉडलिंग की क्लास को अटेंड करने लगे। प्रोफेसर बारीकियां समझा रहे थे और दोनों उसे बहुत ध्यान से समझ रहे थे। भले ही दोनों क्लास में देर से आते हो, कभी कभी क्लास बंद करते हो, लेकिन प्रोफेसर के फेवरेट स्टूडेंट भी थे जो आर्ट में टॉप 5 में आते थे, जिसमें तनु की पेंटिंग और आर्ट कमाल की थी। दोनों ने प्रोफेसर की बताई हुई बारीकियों के आधार पर अपने साथ लाई हुई क्ले से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। लगभग 1:30 बजे बज गए थे उन्हें अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करने में। फिर कंप्लीट करने के बाद शिल्पा ने तनु से कहा, चल यार, बहुत तेज भूख लग रही है, चल घर चलते हैं, कुछ खाएंगे, अब जो कुछ बचा रह गया है उसे कल आकर कंप्लीट करेंगे। तनु ने अपने बनाए हुए मॉडल को देखते हुए कहा, अरे देख तो यार, इसकी नाक मुझे तिरछी लग रही है, कुछ सुधार ले क्या? फिर चलते हैं। वह जल्दी जल्दी अपने मॉडल की नाक सुधारने लगी और काम कंप्लीट करने के बाद दोनों अपना हाथ धोने चली गई। हाथ धोने के बाद अपना बैग लिया और क्लास से बाहर आ गए। शिल्पा फिर स्टैंड की तरफ गई। उसने अपनी गाड़ी ली और उसे चालू करते हुए तनु के पास आने लगी। उधर तनु जैसे ही गेट के पास पहुंची, वहां लड़कियों की बहुत भीड़ लगी थी। उसने देखा एक लड़का सबको पैम्फलेट बांट रहा है। उसने तनु को भी दिया। तनु ने उसे हाथ में लिया और उसे पढ़ना चालू ही किया था कि तभी शिल्पा आ गई। उसका ध्यान सिर्फ उसकी हेडिंग पर गया जिस पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ लिखा हुआ था। शिल्पा ने आते ही उससे कहा, अब बस कर यार, फालतू कचरा लेकर बैठ गई। ये लोग भी ना, बस इनका सारा कचरा जो है वह यही लाके पलटा देते हैं। अब तू भी फेंक अब उसे, और चल जल्दी चल, बहुत तेज भूख लगी है। शिल्पा को देखकर तनु ने उस कागज को अपने बैग में रख लिया और शिल्पा की गाड़ी में बैठते हुए दोनों घर की तरफ निकल गई। गाड़ी चलाते हुए शिल्पा ने तनु से पूछा, चल मेरी फेवरेट जगह चलेगी, कुछ खा लेते हैं। थोड़ा सा बस, कुछ नहीं तो भेल, गुपचुप या चाट, बोल क्या खाएगी? उसके बाद घर जाएंगे, आंटी के हाथ का खाएंगे। तनु ने शिल्पा से कहा, नहीं यार, अभी 15 मिनट में तो घर पहुंच जाएंगे। एक काम करते हैं, घर चल कर खाएंगे, मम्मी ने खाना बना रखा होगा। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद तनु अपने ख्यालों में खो गई और सोचने लगी, वैसे पता नहीं आजकल मम्मी पापा मुझसे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन कोई तो परेशानी है जो दोनों ही हमें बता नहीं रहे हैं। समझ में आता है मुझे, भले मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उनकी परेशानी मुझे उनकी आंखों में दिखाई देती है। इसलिए घर जाना चाहती हूँ, देखती तो आखिर माजरा क्या है जो दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। रास्ते में शिल्पा की गाड़ी हवा से बातें करते हुए चल रही थी, जिस पर तनु के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वह परेशान होने लगी। तो उसने अपना हाथ शिल्पा के कंधे पर रखते हुए उसे प्यार से कहा, अब तो गाड़ी धीरे चला, अब कौन सा कॉलेज बंद होने वाला है? मुस्कुराते हुए शिल्पा ने कहा, अब कॉलेज बंद नहीं हो रहा मैडम, पेट के चूहे क्रिकेट खेल रहे मेरे पेट में, पता नहीं तू किस मिट्टी की बनी है। सुबह एक सैंडविच खाकर आई और अभी तक तुझे भूख भी नहीं लगी है। मैं तो कॉलेज की तरफ निकलते समय बढ़िया आलू के पराठे खाकर आई थी, मगर एक क्ले मॉडलिंग के मॉडल ने मेरे पूरे आलू के पराठे निकाल दिए। इतनी कसके भूख लगी है न, क्या बताऊं। दोनों अभी आधे ही रास्ते में थे, तभी तनु का मोबाइल बजने लगा। उसने बैग से निकाल कर देखा तो मम्मी का कॉल था। उसने शिल्पा से कहा, अरे अभी 10 मिनट में तो घर पहुंच जाऊंगी, तो भी मम्मी को चैन नहीं है, चलो देखते हैं क्या बात है। उसने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से मिताली जी की आवाज आई, हेलो तनु, तू ना कॉलेज से सीधे दादी के पुश्तैनी घर आ, तुझे पता है ना कहाँ है? बस सीधे वही आजा, हम लोग वहीं मिलेंगे। तनु ने मिताली जी से कहा, पर मम्मी अभी क्यों आना है? मिताली जी ने कहा, अब तू ज्यादा सवाल मत कर, पूरा सामान यहाँ शिफ्ट हो गया है, तू जल्दी आ, घर में छोटी सी पूजा है, रास्ता याद है ना तुझे? तनु ने कहा, हाँ मुझे याद है, वह शिल्पा के घर के पास ही तो है, हम लोग सीधे वही पहुंच रहे हैं। शिल्पा ने तनु से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कहा आंटी ने? तनु ने उदास होते हुए कहा,
कुछ नहीं यार, तेरी कॉलोनी के पहले वह जो एक झोपड़पट्टी वाली गली नहीं जाती वही दादी का मकान है। अब हम वहीं रहेंगे और तुझे भी मुझे अब इतनी दूर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से ले लिया कर। इतना सुनते ही चौंकते हुए शिल्पा ने अपनी गाड़ी रोड के किनारे रोक दी और तनु की तरफ मुंह करते हुए आश्चर्य से उससे पूछा, बताना, हुआ क्या? घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तू शेयर तो कर, शायद कुछ सॉल्यूशन निकाल दूं। तनु ने उदास होते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, आखिर माजरा क्या है। सुन, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है और तू तो जानती है जब मुझे टेंशन होती है बहुत तेज भूख लगाती है। इस पर शिल्पा ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, वह देख सामने गुपचुप वाला, चल 2-4 खाते हैं, इससे तेरा और मेरा दोनों का थोड़ा टेंशन तो कम हो जाएगा। चल, उसके बाद तुझे तेरी दादी के घर छोड़ दूंगी। दोनों गुपचुप वाले के पास गए। शिल्पा ने जल्दी से कहा, भैया एकदम तीखी चटपटी गुपचुप बनाना, जरा जल्दी जल्दी दे दो, हमें जरा जल्दी है। फिर दोनों जल्दी जल्दी खाने लगी और खाने के बाद गाड़ी की तरफ जा ही रही थी तभी फिर तनु का फोन बजा। तनु ने फोन निकाल कर देखा तो फिर से मम्मी का कॉल था। उससे फोन उठाया और मिताली जी के बोलने के पहले ही कहा, मम्मी मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ से मिताली जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, तनु तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है, मैं और मोहित हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, तू भी जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जा। इस पर तनु, कहाँ, हार्ट अटैक कैसे? सुबह तो पापा ठीक थे, अचानक कैसे आ गया? आप चिंता मत करो, हम सिटी हॉस्पिटल के पास ही है, हम पहुंच रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपने देखा तनु की जिंदगी में भी भूचाल की शुरुआत हो गई है, पर क्यों आया उसकी जिंदगी में भूचाल? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ड विद यू से। चैप्टर 4, तनु के पापा का कॉममी जाना। तनु ने घबराते हुए शिल्पा से कहा, शिल्पा प्लीज मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दो, पापा को हार्ट अटैक आया है। शिल्पा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी वही तेरे साथ चलती हूँ। इस पर तनु ने कहा, हाँ जल्दी चल। फिर दोनों सिटी हॉस्पिटल की तरफ भाग चले। सिटी हॉस्पिटल के गेट पर उसने तनु को उतारा और गाड़ी पार्क करने चली गई। गाड़ी पार्क करके आई तो उसने देखा उसके पापा खन्ना अंकल से कुछ बात कर रहे हैं। उन्हें देखते ही शिल्पा ने तनु से कहा, अरे डैड, वह भी यहाँ खन्ना अंकल के साथ। इस पर तनु ने कहा, ओ खन्ना अंकल, अंकल तो मेरे पापा के ऑफिस में ही हैं, उन्हें जरूर पता होगा पापा को अटैक कैसे आया, चलो उनसे पूछते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों खन्ना अंकल और सिंघानिया साहब के पास आई। आते ही तनु ने दोनों को नमस्ते किया और खन्ना अंकल से पूछा, अंकल पापा को अचानक अटैक कैसे आ गया, कहाँ एडमिट है वो? खन्ना अंकल ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा आईसीयू में एडमिट है, तुम चलो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनु और शिल्पा हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बढ़े, तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा को रोकते हुए कहा, शिल्पा तुम यहीं रुको, तनु को जाने दो, तुम अभी थोड़ी देर में जाना। और उन्होंने तनु की तरफ मुंह करके कहा, बेटा तुम जाओ, शिल्पा बस अभी आ रही है। तनु बगैर किसी का इंतजार किए हॉस्पिटल में अंदर की तरफ बढ़ गई और आते ही उसने रिसेप्शन में पूछा, हेलो मैडम, यह आईसीयू वार्ड किस तरफ है? उन्होंने लेफ्ट साइड इशारा करके कहा, सेकंड फ्लोर लेफ्ट साइड में है। इतना सुनते ही तनु सीधे लिफ्ट की तरफ भागी और कई बार डाउन बटन प्रेस करने के बाद भी जब लिफ्ट नहीं आ रही थी तो उसने सोचा सीढ़ी से ही चली जाती हूँ। वह तेज कदमों से सीढ़ी की तरफ बढ़ चली। वह सेकंड फ्लोर में बस पहुंचने वाली थी कि अचानक जल्दबाजी में एक लंबे और मजबूत आदमी के सीने से टकरा गई। वह वापस सीढ़ी पर पलटकर गिरने वाली थी कि उस आदमी ने एक हाथ से रेलिंग को पकड़ा और दूसरे हाथ से तनु की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस अचानक हुए वाकये से तनु ने घबराकर अपने दोनों हाथों को उसकी छाती पर रख दिया और उसके सीने से जा लगी। उसने जोर से उसकी शर्ट को पकड़ रखा था और उसकी आंखें भी बंद हो गई थी। तनु का दिल घबराहट के कारण 100 की स्पीड में धड़क रहा था। उसने तनु को वापस फ्लो की तरफ मोड़ दिया। तनु को जैसे ही एहसास हुआ कि वह अब गिर नहीं रही है, बल्कि फ्लो पर आ गई तो उसने अपना सिर ऊपर किया। उसे देखा, वह आदमी उसे ही देख रहा था। जैसे ही तनु का ध्यान उसकी गहरी काली आंखों में गया, दोनों बगैर पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। ये पहली बार था जब तनु किसी लड़के के इतने करीब आई थी।
उसकी काली आंखों में जैसे खो ही गई, लेकिन अचानक ही उसे जैसे कुछ याद आया तो उसने झटके से अपने हाथों को उसके सीने से धक्का देते हुए हटाया और सॉरी बोलते हुए तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ भाग गई। वह मोंटी था जो अपने दादाजी को देखने आईसीयू में आया था। उसने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, अजीब लड़की है, बगैर देखे सीढ़ियां चढ़ रही थी। अरे शायद ये तो वही है जो सुबह मुझसे झगड़ा कर रही थी, मगर यहाँ कैसे? खैर जो भी हो, चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मोंटी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। सिंघानिया जी, खन्ना जी और शिल्पा वहीं खड़े बातें कर रहे थे। सिंघानिया जी ने मोंटी को वहां से निकलते देखा। जब वह अपनी कार लेकर वहां से बाहर चला गया तो उन्होंने शिल्पा से कहा, तुम जाओ और जाकर अपनी सहेली से मिल लो। इस पर शिल्पा ने चौंकते हुए सिंघानिया जी से कहा, पापा, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों रोका था, तभी जाने देते। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, अरे बेटा, कुछ काम था, मगर मैं भूल गया, तुम जाओ और अपनी फ्रेंड से मिलो, मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ, फिर हम लोग घर वापस चलते हैं। स्कूटी तनु के लिए छोड़ देना, उसे आने जाने में आसानी होगी। इस पर शिल्पा ने दोनों हाथों को सिंघानिया जी के गले में डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू पापा, आई लव यू टू, मैं अभी आती हूँ, और वह दौड़कर आईसीयू की तरफ चली गई। वहां तनु बड़ी बेसब्री से आईसीयू वार्ड के सामने चहलकदमी कर रही थी। अंदर डॉक्टर प्रशांत जी का चेकअप कर रहे थे। बेसब्री से उनका इंतजार करते करते बार बार अपनी घड़ी में देखे जा रही थी और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं अभी मोहित और मम्मी क्यों नहीं आए। तभी शिल्पा आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता अभी तक आंटी और मोहित क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने तो कहा था कि वह बस आने वाले हैं। तनु ने भी अधीर होते हुए कहा, हाँ पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आए। यहाँ पापा को भी आईसीयू में रखा गया है। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तब तनु और शिल्पा उनके पास जाते हैं और तनु उनसे पूछती है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना, मेरे पापा को होश कब तक आ जाएगा। इस पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते। हार्ट अटैक के साथ ही मरीज कोमा में भी जा चुके हैं, शायद उन्हें गहरा झटका लगा है। अब इनको होश कब तक आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनते ही तनु चक्कर खाते हुए जमीन पर गिर गई। शिल्पा और डॉक्टर ने उसे संभाला और बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। शिल्पा ने जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी निकालकर तनु के चेहरे पर छींटे मारे, जिससे तनु को होश आ गया। डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी, सिस्टर जल्दी आओ। ये सुनते ही एक सिस्टर डॉक्टर के पास आई। इसे देखते हुए डॉक्टर ने कहा, ये लड़की बेहोश हो गई थी, इसे जल्दी से ग्लूकोज का पानी पिलाओ और उसको थोड़ी देखभाल करो। ये कहकर वह वहां से चले गए थे। तनु की हालत बहुत खराब हो गई थी। आज तो जैसे उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके दिल का दर्द आंसू बन के बस बहा जा रहा था। हेलो दोस्तों, क्यों सिंघानिया जी ने शिल्पा को हॉस्पिटल गेट के बाहर रोक दिया, और क्यों खन्ना जी ने तनु को प्रशांत जी की तबीयत के बारे में सही सही नहीं बताया, क्यों अभी तक मिताली जी और मोहित हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे। जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़ते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू। चैप्टर 5, मिथिला जी और मोहित का एक्सीडेंट। तनु के आंसू तो ठहर नहीं रहे थे। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उनका प्यार आज उन्हें इस हालत में देखने नहीं दे रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले पापा आज इस हालत में आईसीयू में लेटे थे। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि वह कोमा में चले गए हैं, उसकी तो जैसे शरीर में जान ही ना रह गई हो। उसकी फैमिली में ही उसकी जान बसती थी। आज उनकी हालत तनु से देखी नहीं जा रही थी। रह रह के अब उसके दिल में यही ख्याल आता था कि कैसे उसकी मम्मी यह सदमा बर्दाश्त पाएंगी। उनके हार्ट अटैक की खबर ही शायद उन्हें सदमा दी गई होगी जो अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई। उन्हें याद करते करते तनु फिर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने उसे संभाला और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख तू ऐसे परेशान होगी तो आंटी और मोहित को कौन संभालेगा। तू संभल और हिम्मत मत हार। तभी सिंघानिया जी और खन्ना जी हाथ में खाने का पैकेट लिए हुए उसी तरफ आए। उन्होंने खाने का पैकेट तनु के पास रखते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जैसे मेरे लिए शिल्पा है, वैसे ही तुम हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी हो, तुम परेशान मत हो।
अभी का बिल मैंने भर दिया है और जितनी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। बस तुम फोन करके पूछो तुम्हारी मम्मी और भाई अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए, उन्हें बुला लो क्योंकि हमें भी जाना है, कुछ जरूरी काम है। शिल्पा सिंघानिया जी को कुछ बोलने ही वाली थी लेकिन तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा से कहा, बेटा तुम रुकने के लिए मत कहना क्योंकि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे बार बार यहाँ हॉस्पिटल उन्हें देखने आना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारी माँ की हालत तो तुम जानती ही हो, उन्हें भी संभालना है। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, हम फोन पर हालचाल पूछते रहेंगे और तुम सुबह आ जाना, भले ही दिन भर रहना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी यहाँ आता ही रहूंगा तो तनु से मिलता रहूंगा। शिल्पा कुछ ना बोल सकी, बस नम आंखों से तनु की ओर देखते हुए कहा, तू चिंता मत कर, बस अपना ख्याल रखना। मोहित और आंटी को संभालना। तू तो मेरी सबसे हिम्मत वाली दोस्त है, तुझे देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती है। अपनी हिम्मत बनाए रखना। मैं अभी जाती हूँ, कल सुबह आऊंगी। फिर उसने अपने बैग से स्कूटी की चाबी निकालकर तनु को पकड़ाए और उससे बोली, किसी भी तरह की जरूरत हो तो बगैर झिझक कर मुझे फोन कर देना, और उसने तनु को बाय कहा। आज पहली बार था जब शिल्पा को तनु की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं उसके दिल में एक घबराहट सी भी थी। तनु उसकी सबसे प्यारी सहेली थी या यूं कहें उसकी जान भी थी। तनु के दिल का दर्द शिल्पा की आंखों से भी बह निकला। उसने अपने आंसू को बहने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब रोक नहीं पाई तो सिंघानिया जी की तरफ मुड़ गई और तेज कदमों से बाहर की ओर चली गई। तनु ने भी सिंघानिया जी और खन्ना जी की तरफ देखा। वह खन्ना जी से कुछ पूछना चाहती थी मगर अभी उसने कुछ ना पूछना ही सही समझा और उन्हें नमस्ते करके जाने को कहा। उनके जाने के बाद तनु दीवार से टिककर आंख बंद करके बैठ गई। उसके दिमाग में बहुत से विचार आ जा रहे थे। उसे बार बार डर सा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसे बार बार लग रहा था कि सिंघानिया अंकल भी अब कुछ परेशान लग रहे हैं। शायद उनकी परेशानी इतने ज्यादा बिल को लेकर भी हो सकती है। उन्हें भी शायद डर लग रहा होगा कि मैं उनका पैसा कैसे लौटा पाऊंगी। मुझे जल्दी कुछ इंतजाम करना होगा। मैं उनसे इतनी ज्यादा मदद नहीं ले पाऊंगी। यदि और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो वह कैसे करेंगे। आखिर आंटी की भी तबीयत खराब है, उनका भी बिजनेस है, उनको वह भी तो देखना है। ऐसे ही कुछ कुछ विचार उसके दिमाग में चलते रहे और ऐसा सोचते सोचते कुछ ही पल बीते थे तभी सिस्टर की आवाज आई, मैडम कुछ इंजेक्शन है, आप इन्हें जल्दी से ले आइए, डॉक्टर ने कहा है इन्हें पेशेंट को देना बहुत जरूरी है। दिन में 3 बार यह इंजेक्शन लगने हैं। आप 3 ले आइए अभी, बाकी मैं कल लिख कर दूंगी। तनु ने हाथ में इंजेक्शन वाली पर्ची ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट में जाकर उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई थी, मगर तनु का तो जैसे ध्यान ही नहीं था। उसके शरीर में जान ही नहीं रह गई थी। भारी कदमों से वह लिफ्ट से बाहर निकली और हॉस्पिटल के पास ही बने एक दुकान में जाने लगी। तभी उसकी नजर एम्बुलेंस के पास भीड़ पर पड़ी। कोई कह रहा था भयानक एक्सीडेंट हुआ है दोनों का, तो उसका भी ध्यान उस तरफ चला गया। उसने देखा एम्बुलेंस से एक औरत पर एक लड़के को बाहर निकाल रहे हैं। उनका बहुत सा खून बह रहा है। लड़के के सिर और पैरों से भी खून बह रहा है। अचानक ही तनु का ध्यान उस ओर गया। उसने देखा और जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी मोहित, ये आप लोगों को क्या हो गया। तनु जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत तो अब बेजान लाश की तरह हो गई थी। उसका दर्द सागर की गहराई के समान बढ़ गया था, जिसका कोई छोर ही नहीं था। घर के तीनों सदस्यों को इस हालत में देखकर तनु के तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। एक तरफ वह हाथ में लिए पर्ची को देख रही थी और दूसरी तरफ माँ और मोहित, जिन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। उसे किसी का ध्यान नहीं आ पा रहा था। जो इस समय उसकी मदद करने वाला था उसके हाथ पैर फूलने लगे थे और दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसने कभी भी जिंदगी में इतनी कठिन परिस्थितियों को नहीं झेला था। क्या तनु इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएगी। कौन करेगा तनु की इन कठिन परिस्थितियों में मदद। क्या शिल्पा के हाथ मदद को बढ़ेंगे या मिलेगा किसी और का साथ। जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से। चैप्टर 6 शिल्पा हाई है तनु की बेस्ट फ्रेंड। तनु वहां बुत के समान खड़ी थी। तभी एम्बुलेंस में आए कुछ लोगों में से एक ने कहा, मैडम क्या आप इन्हें जानती हैं। यदि जानती हैं तो जल्दी चलिए हमारे साथ, इनका बहुत खून बह गया है।
इन्हें जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो शायद उनकी जान भी जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर तनु को जैसे होश आया, उसने कहा, हाँ जल्दी चलिए। उद्धरण चिन्ह। मिताली जी और मोहित को संभालते हुए उनके साथ आए लोगों के साथ वह जल्दी जल्दी अंदर आई। डॉक्टर ने उनका चेकअप करके इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाने का और तनु को बाहर रिसेप्शन में सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करने की हिदायत दी। तनु की समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कैसे कर पाएगी। आज तक उसने इस तरह की किसी भी समस्या को नहीं झेला था। उसे कभी छोटी सी भी चोट लगी थी तो उसके साथ उसके मम्मी पापा हमेशा खड़े रहते थे। आज जब उन पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है तो वह कैसे पीछे हट जाती, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया और कैसे इन समस्या को दूर करना है। उसके आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने डॉक्टर से कहा, आप इलाज चालू करिए, मैं अभी फॉर्मेलिटी पूरी करा देती हूँ। तनु दौड़कर सेकंड फ्लोर की तरफ गई। उसने बैग में देखा, उसमें पैसे बस 1000 ही थे, ज्यादा नहीं थे। पर एटीएम था। उसे याद आया कि उसके अकाउंट में भी शायद 20-25 हजार से ज्यादा नहीं होंगे। उसने अपना एटीएम वापस पर्स में डाला और अपना पर्स लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ चली गई। मेडिकल स्टोर में जाकर उसने वह इंजेक्शन वाली पर्ची दिखाई। मेडिकल स्टोर वाले ने उसे इंजेक्शन दिया और 12,000 रुपए का बिल बताया। तनु ने कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया और हॉस्पिटल की तरफ आ गई। हॉस्पिटल आकर सबसे पहले वह सेकंड फ्लोर में गई। उसने नर्स को इंजेक्शन देते हुए कहा, प्लीज मेरे पापा का अच्छे से ध्यान रखिएगा और यदि किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी मम्मी और भाई का भी एक्सीडेंट हो गया है, वह नहीं नीचे इमरजेंसी वार्ड में है, तो किसी भी तरह की जरूरत हो और यदि मैं सेकंड फ्लोर में ना मिली तो प्लीज मुझे नीचे में भी देख लीजिएगा। ऐसा कहकर मैं नीचे की तरफ चली गई। नर्स ने उसके हाथों से इंजेक्शन लिया और उसके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस मासूम से दिखने वाली लड़की पर इतनी विपत्ति आई है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस लड़की के मम्मी पापा और भाई तीनों ही इस हॉस्पिटल में हैं। उनकी रक्षा करना और इस लड़की को इतनी शक्ति देना कि वह इस मुसीबत से बाहर निकल सके। उसने भगवान के आगे मन ही मन अपना माथा झुका लिया और आंखों में नमी लिए आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। तनु ग्राउंड फ्लोर की तरफ वापस आई। रिसेप्शन पर जाकर क्रिटिकल कंडीशन वाला फॉर्म लिया और उसे फिल करने लगी। उसने रिसेप्शन में पूछा, इस फॉर्म के साथ कितनी मनी डिपॉजिट करनी है? तो वहां रिसेप्शन में बैठे रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 2 लाख रुपए जमा करने हैं। ये सुनते ही तनु को जैसे चक्कर आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेगी। उसने रिसेप्शन में अपना फोन निकाला और शिल्पा को कॉल किया। उधर से जैसे ही शिल्पा ने फोन को रिसीव किया, तनु जोर जोर से रोने लगी। शिल्पा ने कहा, तनु तनु, तू ऐसे रो क्यों रही है? देख अंकल को कुछ नहीं होगा, तू हिम्मत मत हार। तनु ने रोते रोते अटकते हुए कहा, शिल्पा सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा कोमा में चले गए और यहाँ मम्मी और मोहित का भी एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें भी इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैमिली में मामा जी हैं, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं है कि उनसे पैसे मांग सकूं और किसी का तो ध्यान ही नहीं आ रहा है। और आज ही हम छोटे घर में शिफ्ट हुए हैं, जिससे मुझे पूरा अंदाजा है कि हमारी कंपनी लॉस में चली गई है और पापा ने वह मकान गिरवी रखा होगा या फिर बेच दिया होगा। ये तो मम्मी और पापा के ठीक होने पर ही पता चलेगा। मेरे अकाउंट में भी अभी पैसे नहीं है, प्लीज तू कुछ करना। अंकल से बात कर, मोहित और मम्मी का इलाज कराना बहुत जरूरी हो गया है। प्लीज तू मेरी मदद कर दे। अभी अंकल से कह मेरी पैसों की मदद कर दे। पापा के ठीक होते ही मैं उन्हें लौटा दूंगी। तेरे अलावा मुझे और किसी की याद नहीं है, प्लीज एक बार अंकल से बात करो। शिल्पा ने कहा, तू टेंशन मत ले, मैं अभी पापा से बात करती हूँ और हम लोग वहीं आ रहे हैं। तू तब तक पेपर की फॉर्मेलिटी कर, हमें आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने फोन रख दिया। तनु रिसेप्शन में जाकर फॉर्म भरने लगी। वहां पर फॉर्मेलिटी के नाम पर 2 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा गया था, पर कहां से इतने पैसे आएंगे पता नहीं। इतनी मदद अंकल भी करेंगे कि नहीं। उसे बहुत घबराहट होने लगी और वह वही फॉर्म पकड़कर रिसेप्शन पर ही बैठ गई। वहां शिल्पा फोन रखकर अपने पापा के कमरे में गई।
वहां उसके पापा उसकी मम्मी शांति जी के पास बैठकर उसका सिर सहला रहे थे और उन्हें सुला रहे थे। शिल्पा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया और शांति जी को चादर उड़ाकर धीमे कदमों से शिल्पा के साथ रूम के बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने शिल्पा पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई जरूरी काम है? तो शिल्पा ने कहा, पापा, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तनु की मम्मी और भाई का भी एक्सीडेंट हो गया है। वह वहां बिल्कुल अकेली है। शायद उसके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। पापा, जल्दी कीजिए ना, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, हाँ चलो, तुम्हारी माँ भी सो गई है। मैं उनके पास किसी को छोड़कर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम जल्दी रेडी हो जाओ। ठीक है पापा, शिल्पा ने कहा और दोनों जल्दी रेडी होकर कार से निकल गए। वहां इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैठे बैठे तनु के दिमाग में कई तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अभी भी उसे लग रहा था जैसे उसकी मदद के सारे रास्ते बंद है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए, साथ ही घबरा भी रही थी कि यदि आज शिल्पा ने मदद नहीं की तो क्या होगा, क्या करेगी, सब कुछ कैसे संभालेगी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। चैप्टर 7 शिल्पा है तनु के साथ। इमरजेंसी वार्ड के अंदर मिताली जी और मोहित का ऑपरेशन चल रहा था। बाहर तनु उनके ऑपरेशन सक्सेस होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह कभी वार्ड के सामने टहलने निकल जाती तो कभी बेंच पर आकर वापस बैठ जाती। उसकी घबराहट कम ही नहीं हो रही थी। वह बार बार अपना हाथ मसल रही थी। उसके हमेशा गर्म रहने वाले हाथ ठंडे पसीने से भर गए थे। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जल्दी मेरे मम्मी पापा और भाई को ठीक कर दो, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। उनके बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। भगवान, मेरी दुनिया में बस यही तीनों तो है, इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। फिर वो वापस आकर बेंच पर बैठ गई। सिस्टर बाहर आई और जरूरी सामान की लिस्ट की पर्ची तनु को पकड़ते हुए कहा, ये कुछ इंजेक्शन और दवाई की लिस्ट है, इन्हें जल्दी ले आइए, इनकी जल्दी आवश्यकता है। तनु ने हाँ कहा और शिल्पा का इंतजार करने लगी। आधे घंटे में ही शिल्पा और सिंघानिया जी वहां आ गए। शिल्पा दौड़कर तनु के पास आई और सिंघानिया जी ने भी तनु को देखकर एक गहरी सांस ली। हल्की नमी उनकी आंखों में भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने तनु के हाथ में पर्ची देखी तो बगैर कुछ कहे सिंघानिया जी ने तनु से वह पर्ची ली और रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटी पूरी की और पर्ची लेकर बाहर दवाएं लेने चले गए। दोपहर के 3:20 में ही वह 2-3 बड़े बड़े बैग दवाइयों से भर कर ले आए। उन्होंने उन दवाइयों के पैकेट को इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी नर्स को दे दिए। वे वही तनु और शिल्पा के पास बाहर आकर बेंच पर बैठ गए और दोनों को देखने लगे। इधर तनु शिल्पा से गले लगकर जोर जोर से रो रही थी। वह सिसकते हुए वह शिल्पा बोली, पता नहीं यार, किसकी नजर लग गई, हमारा पूरा प्यारा सा परिवार बिखर गया। बहुत देर वह शिल्पा के गले लगकर रोती रही। जब उसका रोना थोड़ा कम हुआ तो शिल्पा ने उसे अपने से अलग किया और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देख, परेशानियां तो हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। तो इस तरह से मत हार, अब तू ही है जो इन्हें संभाल सकती है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। शिल्पा की बात सुनकर तनु ने रोना बंद कर दिया और फिर उसके गले लगकर बोली, सिर्फ तू ही तो है जो मेरी बहन, मेरी सहेली है, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देती है। और आज जब मुझ पर इतनी मुसीबतें आई हैं, तो सिर्फ तुम हो जो मेरे साथ खड़ी हो। तुम जानती हो, बचपन से मैंने अपनी ज्यादा सहेलियां नहीं बनाई क्योंकि मैं उन पर विश्वास ही नहीं कर पाती थी। एक तुम ही हो जिस पर मुझे अपने से ज्यादा विश्वास हुआ और आज मेरा विश्वास जीत गया। मैं तुम्हारी जैसी सहेली पाकर अपने आप को सबसे बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ। तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। फिर तनु शिल्पा के गले से अलग हुई। इसके बाद शिल्पा ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, अब बस कर सुदामा कृष्ण का चैप्टर। तू मेरी सबसे प्यारी सहेली है और मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। जितनी मदद कर सकती हूँ उतनी जरूर करूंगी। तू हिम्मत मत हार और ज्यादा मत सोचना, मैं हूं ना। दोनों ही कुछ देर बातें करती रही। सिंघानिया जी ने देखा रात के 10 बजे बज रहे थे पर अभी तक मिताली जी और मोहित का ऑपरेशन नहीं हुआ था। उन्हें घर की भी फिक्र हो रही थी, तो उन्होंने शिल्पा को घर जाने का इशारा किया लेकिन उसने ना में सिर हिला दिया।
तब सिंघानिया जी ने तनु से कहा, बेटा मैं शिल्पा को यहाँ छोड़ देता, लेकिन पता नहीं रात में कौन सी दवाई की जरूरत पड़ जाएगी और वहाँ शांति की हालत भी ठीक नहीं है। वह बिस्तर पर है। यदि मैं वहाँ चला जाऊंगा और यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम दोनों रात में कहाँ भटकोगी। इसलिए एक काम करो, तुम दोनों घर चले जाओ, मैं यहाँ देख लेता हूँ। इस पर तनु ने कहा, अंकल आप भी तो सुबह से मेरे साथ यही हैं और बार बार हॉस्पिटल आना जाना ही कर रहे हैं, और आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं यहाँ रुककर मम्मी, मोहित और पापा का ध्यान रखूंगी। हाँ, लेकिन दवाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं कैसे कर पाऊंगी मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। तनु ने अपना सिर नीचे झुका दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था अपनी परेशानियां सिंघानिया जी को कैसे समझाएं। वह उन्हें यहाँ रुकने के लिए भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि अंकल भी काफी थक गए थे। थकान शिल्पा और अंकल की आंखों में दिखाई दे रही थी। कुछ देर वो ऐसी ही चुपचाप बैठी रही। फिर सिंघानिया जी ने अपना फोन निकाला और कहा, तुम अपना नंबर बताओ, मैं तुम्हें गूगल पे कर देता हूँ। तनु ने अपना नंबर बताया। उस नंबर पर सिंघानिया जी ने 50,000 डाल दिए और तनु को सांत्वना देते हुए शिल्पा को लेकर चले गए। जाते जाते उन्होंने तनु से कहा, हम सुबह आएंगे, तुम चिंता मत करना। उद्धरण चिन्ह। तनु वहां अकेले रह गई थी और अभी तक ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर नहीं आए थे। पता नहीं अंदर कैसी क्रिटिकल कंडीशन थी। तनु वहां इमरजेंसी रूम के बाहर बैठे बैठे ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि कैसे वह पैसों का इंतजाम करेगी। उसे इसकी बहुत चिंता लग रही थी। वैसे तो अभी अंकल मदद कर रहे थे, लेकिन कब तक करेंगे। उन्होंने अभी ही बहुत मदद कर दी थी और इससे ज्यादा मदद तनु लेना नहीं चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतनी जल्दी उसे कहाँ नौकरी मिलेगी जहां से इतने पैसों का इंतजाम कर पाएगी। उसे समझ आ गया था कि अब कोई प्रॉपर्टी भी नहीं रह गई है और उसके नाम कुछ नहीं है जिसे बेचकर पैसों का इंतजाम कर ले। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे, आंखों में फिर नमी छा गई। उसे अपने सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। तभी उसे अपने बैग में पड़े फोन में मैसेज की रिंगटोन की आवाज आई, जिससे उसका ध्यान टूटा और उसने अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा। उसमें कंपनी का मैसेज था तो उसने उसे इग्नोर करके वापस बैग में रखने के लिए जैसे ही बैग खोला और उसके अंदर मोबाइल डाला, उसका हाथ एक पेपर से टकरा गया। उसने वह पेपर बाहर निकाला। तब उसे कॉलेज के बाहर मिले उस पेपर का ध्यान आया। वह उसे पढ़ने लगी और उसकी आंखें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शब्द पर अटक गईं। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विद यू का अगला चैप्टर। चैप्टर 8। तनु को आई मोंटी की याद। तनु हाथ में उस पैम्फलेट को पकड़कर बैठी हुई थी। वह उसके आगे कुछ पढ़ ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें धुंधला गई थी। दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर उभर आया था। उसके हाथ उस पेपर को पकड़कर कांपने लगे। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना सही है या गलत, वह इस पर सोचे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत। इसी उधेड़बुन में वह पेपर लिए बैठी हुई थी। रात के 11 बजे बज रहे थे। उसे ना भूख लगी थी और ना प्यास महसूस हो रही थी। वह अब दीवार से सट कर बैठ गई और शून्य में निहारने लगी। तभी इमरजेंसी वार्ड के बाहर होने वाली हलचल से उसका ध्यान टूटा। उसने ध्यान दिया, इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुल गया था। काफी लंबे ऑपरेशन के बाद सभी डॉक्टर थके हुए चेहरे से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत बड़ी जंग जीतकर बाहर आए हैं। तनु ने जल्दी से उस पेपर को बैग में डाला और दौड़कर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गई। उसने हड़बड़ी में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे मम्मी और भाई कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। इस पर डॉक्टर ने कहा, देखिए दोनों की हालत बहुत सीरियस है। उन्हें अभी आईसीयू रखना होगा। अभी आप उन्हें दूर से देख सकते हैं, लेकिन प्लीज उनसे मिलने की जिद मत करिए। दोनों को अभी तक होश नहीं आया है। आप चिंता मत करिए, दोनों खतरे से बाहर हैं, बस अभी बेहोश है। उद्धरण चिन्ह। उसने देखा उसके मम्मी और भाई को इमरजेंसी रूम से बाहर निकाल रहे हैं। वह थोड़ा दूर से ही खड़े होकर उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दोनों के सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। मोहित के हाथ और पैर पर प्लास्टर था तो मम्मी के भी हाथ पर प्लास्टर था। वह दोनों ही बेहोशी की हालत में ऐसे लग रहे थे जैसे सुकून की नींद सो रहे हैं।
उनका पूरा दर्द तनु के दिल में उतर आया। उसे देखा नहीं जा रहा था, वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। उन्हें भी सेकंड फ्लोर में आईसीयू में एडमिट किया गया था। तीनों के कमरे लगे हुए थे। तनु भी उनके साथ सेकंड फ्लोर में चली गई। वहां बारी बारी से तीनों के कमरे के बाहर से ही उन्हें निहारने लगी। रात के 12:30 बज रहे थे, लेकिन तनु की आंखों से नींद गायब थी। खाने के पैकेट वही बेंच पर रखे हुए थे। उसने धीरे से उन पैकेट को खोला। उसमें रोटी, सब्जी, सलाद और अचार रखा हुआ था। तनु का एक मन हुआ खा ले, लेकिन फिर उसे देखकर उसका मन ही नहीं हुआ। उसने वापस उस पैकेट को बंद कर दिया और बेंच पर वापस रख दिया। फिर अपने बैग से पानी का बोतल निकाल कर कुछ घूंट पानी के पिए और वही बैठ गई। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने फिर बैग से उसी पेपर को निकाला और पढ़ने लगी। उस पेपर में ऊपर एक हेडिंग थी, जिसमें लिखा था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसने मन में सोचा, क्या आजकल लड़कियों की इतनी कमी हो गई है, लोगों को इस तरह की मैरिज के ऑफर भी देने पड़ते हैं। पता नहीं, कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर किसी बुढ़े ने तो नहीं दिया है। हो सकता है उसने अपनी थोड़ी सी जिंदगी को काटने के लिए इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर रखा हो। उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को शादी के लिए एक होनहार और सुशील लड़की की जरूरत है, जिसके लिए अपना बायोडेटा एक मेल आईडी में मेल करने कहा गया था। शादी के लिए उम्र 24 साल से अधिक पर 30 साल से कम रखी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल और कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट अमाउंट लड़कियों के सिलेक्ट होने के बाद ही बताने को कहा गया था। इस पर तनु ने सोचा, अभी तो वह 24 की नहीं हुई है, अभी तो वह मात्र 22.5 साल की ही थी। उस बिजनेसमैन के बारे में कोई डिटेल उसमें नहीं दी गई थी। उसने मन में सोचा, क्या पता ये फेक हो, इसका कोई वजूद ही ना हो और किसी ने मजाक में पैम्फलेट छपवाया हो। पर क्यों? लेकिन तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले शिल्पा ने भी न्यूज़पेपर में आए इस तरह के एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी और दोनों इस बात पर बहुत हंसी थे। उसके दिमाग कई तरह के विचार आ जा रहे थे। उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। उसका एक मन हुआ, कल शिल्पा से बात करने के बाद उसमें मेल करेगी, पर फिर सबकी कंडीशन को देखते हुए उसे यही सही लग रहा था। उसे पता था शिल्पा यदि यह बात जानेगी तो उसे कभी यहाँ मेल नहीं करने देगी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर उसने पक्का निश्चय करते हुए अपने मेल को खोलकर ड्राइव में देखा। उसका एक बायोडेटा बना हुआ था, जिसमें उसकी बेसिक डिटेल थी और साथ ही फोटो भी लगी हुई थी। उसने वही बायोडेटा दी गई मेल पर मेल कर दिया और शांति से बैठ गई। उसे बहुत बेचैनी लग रही थी। वह फिर वहीं आईसीयू वार्ड के बाहर टहलने लगी। उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। रात के 2:30 बजे बज रहे थे। उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि मेल भेजना सही था कि नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। टहलते टहलते वह वार्ड के बरामदे में आ गई और वह खिड़की से बाहर अंधेरी रात में तारों को देखने लगी। तारों को देखते देखते उसे सुबह उस लड़के से हुई टक्कर की याद आई। उसे उसकी काली आंखें और उसमें खोना याद आने लगा। उसने मन में सोचा, पता नहीं क्यों उसकी आंखें बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की आंखों की तरह थी। क्या मेरे सपनों का राजकुमार भी ऐसा ही होगा? वो फिर आईसीयू वार्ड के सामने लगी बेंच पर बैठ गई और अपनी डायरी निकाल कर अपने मन को शांत करने के लिए उस लड़के की आंखों को बनाने लगी। वाकई उसकी आंखें इतनी सुंदर बनी थी कि कोई भी देखता तो उसमें डूब जाता। उसके दिल में किसी कवि की एक कविता की कुछ पंक्तियां उभरी। जो बोल ना पाऊं मैं, तो मेरी आंखों झांक लेना तुम। जो नैना चमके मेरे, तो मेरी खुशी जान लेना तुम। जो नमी हो नैनों में मेरे, तो मेरी उदासी मान लेना तुम। इस तरह से बिना बोले मेरे भावों को पहचान लेना तुम। फिर उसने अपनी डायरी बंद करके रख दी। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़ते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विद यू को। स्माइल। चैप्टर 9 तेज प्रताप राठौर की एंट्री। तनु वही बेंच पर बैठे बैठे सो गई थी। जब नींद खुली तो उसने देखा पूरा बरामदा रोशनी से भर के आया। उसने हड़बड़ा कर अपने हाथ में बंधी घड़ी में देखा, उसमें सुबह के 7 बजे बज रहे थे। उसने सोचा, एक बार आईसीयू में देख लेती हूँ, शायद सभी को होश आ गया होगा। वह जल्दी से उठी और आईसीयू में एक एक करके कमरे के बाहर दरवाजे से झांकने लगी। उसने देखा किसी में भी कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है। उसने सोचा शायद अभी होश नहीं आया है। वह फिर निराश हो गई और हॉस्पिटल के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले के बेडरूम में तेज प्रताप राठौर अपने बेड पर बैठे हुए अपने असिस्टेंट अरुण को फोन करके कहता है, देखो आज शाम की फ्लाइट है, मुझे जर्मनी निकलना है। क्या अभी तक कोई लड़की डिसाइड नहीं हुई है? वहां से आवाज आई, सर कल तक तो जितनी भी आपको दिखाई दी उन्होंने आपने रिजेक्ट कर दिया था और अभी रात तक में जो प्रोफाइल आई है उनमें से 3 मैं आपकी रिव्यू के लिए भेज रहा हूँ, एक बार आप उन्हें चेक कर लीजिए। तेज प्रताप ने कहा, ठीक है, जल्दी भेजो, नहीं तो इन्हीं तीनों में से कोई एक फाइनल कर दो, लेकिन शादी आज ही हो जानी चाहिए। अनूप वॉशरूम से निकलकर सीधे आईसीयू रूम की तरफ वापस आई। एक बार फिर सभी के कमरे में झांकने लगी। तभी वहां नस आई। ये वही नस थी जिसने तनु के लिए प्रार्थना की थी। तनु को देखकर उसने प्यार से पूछा, बेटा तुम बहुत थकी लग रही हो, तुमने शायद ठीक से आराम नहीं किया। देखो परेशानियां सबके साथ आती हैं और जल्दी दूर हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ हूँ। तब तक तुम घर से मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके आ जाओ, मैं सबका ध्यान रखूंगी। लेकिन तनु ने कहा, नहीं मैं यही ठीक हूँ। इस पर नर्क ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन तुमने कल से शायद कुछ खाया भी नहीं होगा। देखो खाने के पैकेट भी यहाँ पड़े हुए हैं, जाओ घर जाओ और नहा धोकर थोड़ा आराम करके और नाश्ता करके आओ। देखो यदि तुम ठीक नहीं रहोगी तो इन सब का ध्यान कैसे रखोगी, इसलिए घर जाओ बेटा। फिर तनु ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, अभी 7 बजे बज रहा है, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। नस ने कहा, ठीक है, आराम से आना, मैं हूँ यहाँ, तुम चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। फिर तनु अपना बैग लेकर वहां से चली गई। वह सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अभी भी उसका मन आईसीयू वार्ड में एडमिट प्रशांत जी, मिताली जी और मोहित पर था। तनु गाड़ी के स्टैंड पर गई और अपने बैग से स्कूटी की चाबी निकाली और स्कूटी स्टार्ट करके अपनी दादी के पुश्तैनी मकान की तरफ चली गई। 15 मिनट में ही वह वहां पहुंच गई। पहुंचकर उसने देखा पुराना सा मकान है, जिसकी शायद पापा ने अभी कुछ दिन पहले ही सफाई कराई होगी। वह मेन गेट खोलकर अंदर गई, पर घर के दरवाजे पर बाहर लॉक लगा था। उसे देखकर वह वापस लौटने वाली थी, तभी पड़ोस की सुशीला आंटी ने उसे आवाज दी, बेटा तुम्हारी मम्मी ने जाते समय घर की चाबी मुझे दे दी थी, ये लो। और चाबी देकर आंटी चली गई। तनु ने लॉक को खोला और अंदर जाकर देखा हॉल में पूजा का सामान रखा हुआ है। शायद मम्मी ने पूजा कराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। वह अंदर के रूम में गई। अंदर छोटा सा किचन था और 3 बेडरूम थे, जिनमें पुराने घर का सारा सामान रखा हुआ था, कुछ जमा था और कुछ वैसे ही बॉक्स में पड़ा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, पापा आप कितना दर्द अपने सीने में छुपा रखे थे, आपने कुछ भी मुझसे शेयर नहीं किया, आपको अपनी परेशानी मुझसे छुपानी नहीं थी। मैं जानती हूँ मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन इन परिस्थितियों में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो गया, और क्या मैं इतनी पराई थी कि आपने अपनी परेशानियां मुझे नहीं बताया और मम्मी ने भी मुझे से अपनी परेशानियों को छुपा के रखा। वह तो मेरी अच्छी दोस्त थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों नहीं बताया आपने सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में फिर नमी तैर गई। उसने सभी कमरों को घूम घूम कर देखा। पहले कमरे में मोहित का सामान दिखा, वही दूसरे में प्रशांत जी और मिताली जी का सामान रखा हुआ था। वह तीसरे बेडरूम में गई, उसके बाद एक एक करके बॉक्स खोले। एक बॉक्स में उसे अपने पहनने के लिए कपड़े दिखे, उसने उसमें से एक जोड़ी निकाला। अब बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नहाकर आने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर हल्की सी नींद भी आ रही थी। फिर भी उसने सोचा चलो कुछ नाश्ता बना लेते हैं। वह किचन में गई और फ्रिज से दूध का पैकेट निकालकर अपने लिए कॉफी बनाई। उसने वहां देखा, वहां बहुत सारा सामान रखा था, पर जाने उसका क्यों मन नहीं हुआ कुछ बनाने का। उसकी फिर आंखें भर आई। उसने वहां से एक बिस्किट का पैकेट उठाया और 2-3 बस बिस्किट निकाली। कॉफी के साथ बिस्किट खाए और फिर अपना बैग लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। अभी 8:30 ही बज रहा था। वहां बंगले में तेज प्रताप ने तनुजा राठौर की प्रोफाइल को देखा। उसने उसकी फोटो को ध्यान से देखा और फोटो देखकर मुस्कुरा पड़ा और मन में कहा, तुमसे मेरी 2 बार मुलाकात हो गई है, शायद तुम ही सही हो मेरे लिए। फिर उसने अपने असिस्टेंट अरुण को फोन लगाकर कर कहा, मुझे तनुजा राठौर की डिटेल अभी आधे घंटे के अंदर चाहिए। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर।
उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 10 तनु करेगी कंट्रैक्ट साइन। ठीक आधे घंटे के बाद अरुण ने वापस तेज प्रताप को कॉल करके कहा, सर मैं तनुजा राठौर की सारी डिटेल आपको मेल कर रहा हूँ। उनकी फैमिली के 3 मेंबर, उनकी मदर, फादर और ब्रदर अभी हॉस्पिटल में है, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उन सभी की डिटेल मैं आपको मेल कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक 10 मिनट के बाद तेज प्रताप ने वापस अरुण को कॉल किया और कहा, तुम इस लड़की को ऑफिस में बुला लो और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से समझा दो। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में किसी भी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। ये काम 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए और हाँ, कोर्ट मैरिज के लिए एक अपॉइंटमेंट भी ले लो। तनु हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। उसने गाड़ी वापस पार्क की और आईसीयू वार्ड की तरफ चली गई। वहां उसने देखा डॉक्टर चेकअप के लिए आए हुए थे। वह डॉक्टर के पास गई और पूछा, सर अब सभी कैसे हैं? क्या उनकी कंडीशन में कुछ सुधार आया है? इस पर डॉक्टर ने कहा, हम सभी को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है इन्हें इलाज के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की व्यवस्था कर लीजिए। तनु परेशान हो रही थी। उसका सिर भी भारी हो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सबका ठीक होना भी बहुत जरूरी था। वह इधर उधर टहलने लगी और शिल्पा को याद करने लगी कि पता नहीं शिल्पा अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। उसने बैग से अपना फोन निकाल कर देखा, कोई अननोन नंबर था। कुछ सोचते हुए उसने उसे उठाया। वहां से अरुण तनु को कॉल कर रहा था। फोन उठाकर तनु ने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? अरुण ने कहा, मैं राठौर एंटरप्राइज से तेज प्रताप राठौर का असिस्टेंट अरुण बोल रहा हूँ। आपने कल जो प्रोफाइल मैरिज के लिए भेजी थी, हमने उसे सिलेक्ट कर ली है। क्या आप जल्द से जल्द आकर ऑफिस में मुझसे मिल सकती हैं? तनु ने कहा, आज? पर यहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे पेरेंट्स को अभी मेरी जरूरत है, शायद मैं आज नहीं आ सकती। उद्धरण चिन्ह। इस पर अरुण ने कहा, उनकी चिंता मत करिए, हम वहाँ किसी को उनकी केयर के लिए भेज देंगे और आपको लेने अभी 15 मिनट में ही एक गाड़ी आ रही है। आप उसमें बैठकर आ जाए। बाकी बातें हम ऑफिस में ही कर लेंगे। तनु आगे कुछ कहती इसके पहले ही अरुण ने फोन रख दिया। तनु ने भी फोन काटा और झल्लाते हुए कहा, कितना अजीब आदमी है, कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे क्या पता मम्मी पापा और भाई की कंडीशन क्या है। मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हॉस्पिटल के मेन गेट पर शिल्पा के पापा ने शिल्पा को छोड़ा और शिल्पा से कहा, बेटा मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, और ऑफिस की तरफ निकल गए। शिल्पा हाथ में कुछ सामान लिए हुए उन्हें ही देखते हुए आ रही थी। तभी ऊपर से राजवीर दौड़ते हुए नीचे आ रहा था और मेन गेट के पास दोनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। राजवीर ने उसे संभालने की कोशिश की, पर संभालते संभालते वह भी उसके ऊपर गिर पड़ा। इतने अचानक गिरने से शिल्पा को थोड़ी चोट आई थी। राजवीर उसके ऊपर लेटा उसे वैसे ही देख रहा था। शिल्पा ने गुस्से में कहा, अरे ओ चपड़ गंजू, अब उठेगा भी या ऐसे ही पड़ा रहेगा? मेरी पूरी कमर तोड़ दी। राजवीर फिर हड़बड़ा के उठा और उसने शिल्पा का हाथ पकड़कर उठाया। शिल्पा अपना सिर और कमर सहलाते हुए बोली, भगवान ने आंखें नहीं दी, बटन लगा दी तेरी आंखों में। हॉस्पिटल है, इतना भी समझ नहीं आता? कैसे चलना है? गधा कहीं का, दौड़ने किसने बोला था? उद्धरण चिन्ह। राजवीर उसे देखते हुए अपना सिर खुजाते हुए बोला, सॉरी, और फिर दौड़कर वहां से चला गया। शिल्पा ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, अजीब इंसान है, और फिर अपना बैग लेकर सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई। शिल्पा ने तनु को आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठे देखा। वह सीधे ही उसके पास चली गई और उसके पास आकर बोली, चल नाश्ता कर ले, मुझे पता है अभी तूने कुछ नहीं खाया होगा। इस पर तनु बोली, नहीं यार, मैं घर गई थी और वहां से फ्रेश होकर नाश्ता करके आ गई। इस पर शिल्पा बोली, झूठ मत बोल, मुझे पता है, बस कॉफी पीकर आई होगी। सच बता, क्या खाई है? तनु ने उससे आंखें चुराते हुए कहा, बिस्किट। इस पर शिल्पा मुस्कुरा दी, मुझे पता था, चल बेहतरीन आलू के पराठे खा, मैंने बनाया है। उद्धरण चिन्ह। आलू के पराठे का नाम सुनकर तनु को भी भूख लगाई थी। तनु ने बोला, आलू के पराठे, वाह, चल खिला दे फिर। दोनों ने आलू के पराठे खाए और हाथ धो के आ ही रही थी, इतने में फिर उसका फोन बजा। तनु ने मन में कहा,
ये तो उस असिस्टेंट अरुण का फोन है। क्या इतनी जल्दी गाड़ी आ भी गई? उफ, शिल्पा के सामने फोन आना था। अब वह 17 सवाल करेगी जेम्स बॉन्ड की नानी जो है। फिर तनु ने फोन उठाकर हेलो कहा। अरुण ने कहा, तनुजा मैडम आप नीचे हॉस्पिटल के बाहर आ जाए, कार नीचे है, जरा जल्दी कीजिएगा। तनु ने कहा, हाँ पर मैं यहाँ किसको अपने मम्मी पापा और भाई की केयर के लिए छोड़ कर जाऊं? यदि उन्हें किसी दवाई या इंजेक्शन की जरूरत होगी तो कौन करेगा? इस पर अरुण ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, वहां पर नर्स पहुंच रही होगी, वे उनकी केयर करेगी। आप आ जाए, ठीक है मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर तनु ने फोन रख दिया। तनु के मन में सैकड़ों सवाल आने लगे। अभी भी उसे लग रहा था कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत। लेकिन वह ये भी जानती थी कि यही वह तरीका है जिससे वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती है। फिर उसने अपने मन को पक्का किया और अपने मन में उठने वाले सवालों को वहीं रोक दिया। उद्धरण चिन्ह। हेलो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम से और पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आई मेल्ट विथ यू का अगला चैप्टर। उद्धरण चिन्ह।